हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट वाले क्लास में हम लोग कॉम्पैक्शन क्या होता है ये यूनिट स्टार्ट किए थे। जो आपका एसबीटी में कॉम्पैक्शन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल आपका यूनिट है, यूनिट नंबर 6। अब इसमें हम लोग लास्ट वाले क्लास में बहुत छोटा एक लेक्चर हम लोग अपलोड किए जिसमें आपको ओवरऑल एक आइडिया बताना चाहे कि कॉम्पैक्शन क्या होता है, इस यूनिट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ये सब मेन जो आप कह सकते हैं कि पार्ट है जो आपके इस यूनिट में है जिससे क्वेश्चन बनते हैं, मेन वो पार्ट जिससे आपको कॉन्सेप्ट बनता है, जिससे आपको आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो सारा आपको आज से स्टार्ट होने जा रहा है। लास्ट क्लास में जो हम लोग ये सारी थ्योरीज डिस्कस किए, ये सारा एक बेसिक आइडिया था कि कॉम्पैक्शन करने से हम लोगों को क्या फ़ायदा मिलता है वगैरह वगैरह। बहुत ज़्यादा रीडिंग वगैरह इसमें नहीं दिए थे नोट्स का, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। आप आराम से नोट्स को पीडीएफ को पढ़ेंगे, जो हम आपको लेक्चर में एक्सप्लेन किए वही चीज़ें वहाँ लिखी हुई है। थोड़ा टाइम सेव करते हैं हम लोग अब बहुत ज़्यादा थ्योरी को अब साथ साथ डिस्कस नहीं करेंगे। जो हम चीज़ें आपको समझाएंगे वो सारी चीज़ें हाईलाइट नोट्स में रहती हैं, कलर चेंज करके आप एक बार रीडिंग देंगे नोट्स का, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब हम लोग अगर लास्ट वाले क्लास से या कह लें कि अगर हम लोग एक सिंपल पॉइंट में अगर ये कहना चाहें कि कॉम्पैक्शन क्या होता है, कॉम्पैक्शन क्यों करते हैं, उसमें क्या फ़ायदा होता है, हम लोग इसको एक छोटा सा एग्जांपल से समझ सकते हैं कि हम लोग किसी ट्रैक्टर से हम लोग जैसे बालू या कोई भी मिट्टी वगैरह सॉयल कुछ भी मंगाते हैं अपने कंस्ट्रक्शन के लिए, तो वो जब ट्रैक्टर से आप जब देखते होंगे या ट्रक से जब आपका सॉयल अनलोड होता है, आप अपने घर के आसपास कहीं पे जब बालू या फिर आप मिट्टी अगर गिरवाते हैं तो वो कुछ इस तरीके से रखा रहता है। अब इसके ऊपर चढ़ करके आप जब देखते होंगे कि जब बच्चे खेलते हैं इस तरीके से, तो धीरे धीरे क्या होता है, ये आपका साइड में इस तरीके से कुछ सेटल्ड हो जाता है और ये वाला जो टॉप पोर्शन है ये धीरे धीरे कुछ ऐसा शेप ले लेता है। इसी चीज़ को आप घुमा के समझ लीजिए कि रोड में जब आप मिट्टी रखते हैं, मान लीजिए आप जब ट्रैक्टर से एक पूरा रोड बनाना चाहते हैं, आप ट्रैक्टर से या ट्रक से आप उसमें मिट्टी गिरवा रहे हैं, तो वो मिट्टी तो कुछ रैंडम इस तरीके से एक शेप लेगा। अब उसके बाद आप इसको क्या करते हैं कि थोड़ा सा आप इसको ड्रेसिंग करते हैं, जहाँ ऊपर है ज़्यादा है वहाँ से इस वाले जगह में मिट्टी को भर देते हैं, यहाँ पे भी थोड़ा सा मिट्टी का रिक्वायरमेंट है, इसको भी भर देते हैं, इसको कटिंग कर देते हैं, इसको भर देते हैं। इस तरीके से आप क्या करते हैं, एक रफली आप एक ये सरफेस तैयार कर देते हैं। अब आप कॉमन सेंस से सिर्फ सोचिए कि आपको पता है कि आप अभी अपने कुदाल से या फिर आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से वर्कर को रख करके आप मिट्टी को अरेंज करवा दिए रोड में, तो आपको पता है कि अभी आप इसके ऊपर अगर पैर रखेंगे तो आपका पैर कुछ अंदर की तरफ सेटल्ड हो जाता है। इस तरीके से आपका वहाँ पे गड्ढा बन जाएगा रोड में, जहाँ पे भी मिट्टी गिरा हुआ होगा, जहाँ जहाँ पे आप पैर रखेंगे आप देखेंगे वो सेटल्ड हो रहा है। तो क्यों सेटल्ड हो रहा है, कॉमन सेंस से ही आप बता सकते हैं कि वो लूजली ऐसे ही रखा हुआ है, कॉम्पैक्टेड नहीं है बहुत, उसमें अभी उसके ऊपर प्रेशर दे करके उसको सेटल नहीं कराया गया है। तो आप इसको टेक्निकली क्या कहते हैं कि एयर वॉइड्स जो हैं वो उनके अंदर अभी मौजूद हैं। जब आपके रोड पे या कहीं पे भी आप अपना घर बनाते हैं, ग्राउंड फ्लोर में जब आप उसको प्लिंथ लेवल ऊंचा करते हैं तो मिट्टी भरते हैं, तो आप देखते होंगे कि मिट्टी को सेटल्ड करता है। क्यों सेटल्ड करता है, क्योंकि आप जब मिट्टी को रखें तो मिट्टी के पार्टिकल्स के बीच में एयर वॉइड्स है, पानी नहीं रहता है, एयर वॉइड्स ही रहता है। और एयर वॉइड्स क्या होता है, जैसे जैसे आप उसके ऊपर चलते हैं या आपका वर्कर उसको किसी चीज़ से ईंटा से कॉम्पैक्ट करता है, या फिर आप रोड में जब मिट्टी का, जैसे अभी आप एग्जांपल दे रहे हैं हम आपको, रोड पे जब आप रोलर चलाते हैं तो वो देखते हैं कि वो अपने आप जो है इस लेवल तक आप मिट्टी भरे थे, जब आपका रोलर चलता है उसके बाद जो आपका मिट्टी का लेवल हो जाता है वो यहाँ आ जाता है, कुछ इतना ऐसा हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि ये जो इतना एक्स्ट्रा पोर्शन आपका जो दब गया वो क्या था, वो एयर वॉइड्स था जो अलग अलग जगह पे यहाँ पे इस तरीके से नीचे में पूरा फंसा हुआ था। जैसे जैसे आप रोलर चलाए तो ये क्या हो गया कि ये मिट्टी उन वॉइड्स के जगह पे जाके पहुँच गया। अब वॉइड्स के जगह पे पहुँचा तो वो एयर वॉइड कहाँ गया, वो बाहर की तरफ आ गया। ऐसे ही करते करते आपका ये पूरा जो सॉइल होता है वो आपका कॉम्पैक्ट हो जाता है। यही चीज़ कहलाता है आपका कॉम्पैक्शन। एक सिंगल पॉइंट में अगर इसको समझाया जाए तो इसी को हम लोग कहते हैं कॉम्पैक्शन। अब आप वो किसी भी तरीके से कर लीजिए, रोड रोलर चलवा लीजिए, मैनुअली कर लीजिए आप वर्कर को रख करके, या फिर आप छोटा सा एक टैंपिंग मशीन आता है, छोटा सा वाइब्रेटर टाइप का मशीन होता है, उसको आप चलाते हैं उसके ऊपर, तो उससे क्या होता है कि वो वाइब्रेशन होने से वो एयर वर्ड्स बाहर आ जाते हैं और सॉइल आपका सेटल कर जाता है। तो किसी खुद कूद करके भी अगर आप चाहें तो उसको आप कॉम्पैक्शन कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके से आप जो मिट्टी को कॉम्पैक्ट करते हैं, आपका टारगेट क्या होता है कि वहाँ पे एयर वॉइड्स कम हो जाए। एयर वॉइड्स कम होने से फ़ायदा क्या मिलेगा कि एक ही वॉल्यूम में अगर आप किसी रोड में बना रहे हैं, या अगर आपका कोई घर था जिसमें आपका ये आपका प्लिंथ आपका ये है फ्लोर है,
ग्राउंड फ्लोर है, इसमें आपका ये प्लिंथ एरिया है। अब इसमें आप मिट्टी भर रहे हैं तो इसी वॉल्यूम में, ये वॉल्यूम तो फिक्स हो गया, इसका ये वाला लेंथ, इसका ये वाला विड्थ और इसका जो अपना हाइट होगा घर का प्लिंथ लेवल का वो हाइट, ये सारी चीज़ें तो फिक्स हो गई। इसी वॉल्यूम में आप पहले डाले 200 kg आप मिट्टी डाले, फिर आप उसको क्या किए, कॉम्पैक्ट किए, फिर आपके पास देखें कि 100 kg का जगह और बच गया। तो जो पहले बिना कॉम्पैक्शन के आप 200 kg सॉइल डाले, आपके कॉम्पैक्शन के बाद वो 300 kg सॉइल वहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर हवा को हटा दें तो सिर्फ मिट्टी से 300 kg मिट्टी में आपका ये एरिया जो है ये फिल हो जाएगा आपका। अब ज़्यादा मिट्टी होने का मतलब क्या है कि उसी वॉल्यूम में आप 3 फेज डायग्राम तो आप पढ़े ही हुए हैं। अब आपको इस चीज़ को आप वहाँ से कंपेयर कर लीजिए कि एक किसी भी सॉइल मास में, मतलब एक बल्क में जो आप सॉइल उठाते हैं उसमें एयर, वाटर और सॉलिड होता है। अब अगर इसका वॉल्यूम बहुत कम है, मान लेते हैं 30% है, और इसका एयर वॉइड्स का, वाटर का, इन सब का मिला करके अगर आपका 70% है, तो आप कह सकते हैं ना कि एक्चुअल सॉइल जो है स्ट्रेंथ कौन दे रहा है किसी भी स्ट्रक्चर को लोड उठाने के लिए। एयर और वाटर तो स्ट्रेंथ दे नहीं रहा है, स्ट्रेंथ तो सॉइल दे रहा है, और सॉइल का परसेंटेज क्या है, बहुत कम है। तो सॉइल का परसेंटेज बढ़ाएंगे तो 30% से ज़्यादा कहाँ तक जा पाएंगे, 100% तक जा पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हैं ना कि एयर वॉइड्स निकाल दें, वाटर वाला जो स्पेस है वो भी निकाल दें, सब में मिट्टी भर दें। तो हम लोग इतना कॉम्पैक्ट करें कि एयर, वाटर सब बाहर आ जाए और पूरा का पूरा क्या हो, आपका मिट्टी से भर जाए। इससे क्या होगा कि जब आप इसका डेंसिटी निकालना चाहिएगा तो डेंसिटी क्या होता है, वेट बाई वॉल्यूम। यहाँ शायद नहीं दिख रहा होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू, आप पढ़े हैं कि वेट बाई वॉल्यूम होता है। अब वॉल्यूम तो हम आपको बता दिए कि यह तो यहाँ फिक्स्ड है, वॉल्यूम तो आपका बढ़ नहीं रहा है क्योंकि आप जिस जगह पे डालना चाह रहे हैं मिट्टी को वो जगह तो आपका फिक्स्ड है। अब आपका क्या हो रहा है, आप उसमें कॉम्पैक्शन कर करके वेट बढ़ा दे रहे हैं। पहले 200 kg रखे थे, मान लेते हैं वॉल्यूम को अभी हम लोग 20 बोल देते हैं, कोई यूनिट ले लेते हैं, सेम यूनिट। वॉल्यूम आपका हो गया 20, ये जैसे मीटर क्यूब मान लीजिए 20 मीटर क्यूब, और ये हो गया 200 किलो न्यूटन, ताकि गामा आपका किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में आ जाए। तो 200 किलो न्यूटन का आप सॉइल डाले उसी 20 मीटर क्यूब में, कॉम्पैक्ट करने की वजह से वो जब 300 किलो न्यूटन आ गया उसी 20 मीटर क्यूब में, तो आप कह सकते हैं ना कि ये आपका 15 हो गया और ये आपका 10 था। तो जो गामा आपको पहले 10 मिल रहा था वो कॉम्पैक्शन करने के बाद क्या मिला, 15। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉम्पैक्शन आपके यूनिट वेट, जो सॉइल का अपना यूनिट वेट है, जो डेंसिटी है, उसको क्या करता है, बढ़ा देता है। अब जब उसका खुद का वेट ज़्यादा होगा तो वेट कैरी करने का जो कैपेसिटी है, जो बियरिंग कैपेसिटी होता है, वो भी ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगा। अब उसमें आप क्योंकि एयर वॉइड्स कम रख दिए तो उसमें सेटलमेंट कम होगा, सेटलमेंट कम होगा तो उसके वजह से जो प्रेशर जनरेट होता है वो सारी चीज़ें क्या होंगी, अवॉइड हो जाएंगी। अवॉइड इन द सेंस कि कम हो जाएगी। कुल मिलाकर के आप एक बिल्डिंग को अगर आप इस मिट्टी के ऊपर बनाते हैं जिसमें पहले 10 था और अब आप कॉम्पैक्शन करने के बाद जब 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब उसका आपका गामा हो गया, अब उसके ऊपर जब आप बिल्डिंग बनाएंगे, एयर वॉइड्स आप कॉम्पैक्शन करके पहले ही निकाल चुके हैं, तो अब अननेसेसरी का सेटलमेंट तो होगा नहीं। अब जब सेटलमेंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ लोड के वजह से होगा, बिल्डिंग का अपना लोड आएगा, उसके वजह से आपके सॉइल में कुछ सेटलमेंट होगा, वो आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो तो आप लोड डाले हैं, लोड का अपना कुछ रोल है तो वो उससे सेटलमेंट कराएगा। मगर वो सेटलमेंट जो अननेसेसरी मिट्टी में गैप रहने की वजह से हो रहा है उसको तो हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। तो किसी भी सॉइल की जो हम लोग प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं उसको इन्हेंस किया जा सकता है कॉम्पैक्शन करके। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पैक्शन करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा हम लोगों का सॉइल बन जाएगा। और कॉमन सेंस से तो आप ये सारी चीज़ों को मैच कर ही सकते हैं कि रोड में जितना ज़्यादा रोलर चलाएंगे, मिट्टी जितना ज़्यादा दबेगा तो बाद में गाड़ी चलने की वजह से दबने का टेंडेंसी ख़त्म हो जाएगा। अब गाड़ी तब उस पर चलेगा ना जब आप रोड को फाइनल कंप्लीट कर देंगे। अब कंप्लीट होने के बाद जब गाड़ी चलने लगा और फिर गड्ढा हो गया तो फिर उसमें पैसा वेस्ट होगा, फिर आपके जो कंपनी होगा उसका रेपुटेशन वेस्ट होगा, ख़राब होगा। तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड कैसे कर सकते हैं, कॉम्पैक्शन करके कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वो चीज़ हम आपको समझाना चाह रहे थे जो लास्ट क्लास में हम आपको नहीं बता पाए थे जल्दी में। तो ये वो चीज़ है जो आपको समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली में कॉम्पैक्शन कर क्यों रहे हैं, क्या फ़ायदा हो रहा है। ये कहानी समझ में आएगा तो ये पहले का जो आप जितना ये थ्योरी पढ़िएगा ना ये सारा आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। इसमें कोई बहुत डिफ़िकल्ट अभी तक हम चीज़ों को नहीं अभी डिस्कस किए हैं। अब कॉम्पैक्शन में जो आज के क्लास में जो मेरा टारगेट है वो ये है कि हम आपको कॉम्पैक्शन के टेस्ट के बारे में बताएं। अब आपको समझ में लेकिन ये आना चाहिए कि हम डायरेक्टली टेस्ट के ऊपर क्यों पहुंच गए।
तो कॉम्पैक्शन यूनिट को आप पहले समझिए, आपका जो सिलेबस है उसके हिसाब से पहले समझिए। कॉम्पैक्शन यूनिट में वो आपको क्या बोला, आपको बोला कॉम्पैक्शन क्या होता है, क्या फैक्टर्स है जो कॉम्पैक्शन को इफेक्ट करते हैं, और उसके टेस्ट के बारे में बताइए। अब कॉम्पैक्शन जब आप करते हैं तो कॉम्पैक्शन का रिजल्ट आपको कैसे पता चलता है। एक तो जो आप विजिबली आप देख सकते हैं साइट पे कि आपका मिट्टी पहले ऊपर खाबर रखा हुआ था, आप रोड रोलर चलाए, उसके बाद आपका मिट्टी सारा सेटल हो गया। अब कोई पूछ दे उसमें वैल्यू आपसे कि ये तो चलो आप विजिबली जो आपके गांव के लोग जहाँ पे भी आपका रोड बनता रहता है आप देखेंगे कि गांव के लोग आते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से रोड में काम हो रहा है। उनको अगर पूछ लिया जाए ये चीज़ कि बताइए अब सॉयल कितना ताकत उठा सकता है, वो नहीं बता सकते। ऑब्वियसली ये सिविल इंजीनियर बताएगा। अब सिविल इंजीनियर कैसे बताएगा, जब वो साइट पे पहुंचेगा तो क्या वो मिट्टी को देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये कितना किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब अब लोड उठा सकता है, कितना किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर इसका एसबीसी हो गया होगा, सेम बेयरिंग कैपेसिटी हो गया होगा। ये सारी चीज़ों को ऑब्वियसली वो देख करके नहीं बता सकता है। तो हम लोग जो है कॉम्पैक्शन जो है वो दो तरीके से होता है। एक होता है आपका फील्ड पे कॉम्पैक्शन का जो टेस्ट होता है। अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि हमको अगर कोई वैल्यू जानना है टेक्निकली तो हम कैसे जानेंगे, तो हम एक कहेंगे हम लोगों का एक टर्म होता है फील्ड कॉम्पैक्शन और दूसरा टर्म होता है हम लोगों का लैब कॉम्पैक्शन। अब आप समझ ही रहे होंगे फील्ड कॉम्पैक्शन का मतलब क्या कि साइट पे गए, जो वहाँ हम एक्चुअल में काम किए, लेकिन उसमें हम क्या कर सकते हैं, देख करके सारी चीज़ों को समझ सकते हैं कि चलो मेरा रोड जो है कॉम्पैक्ट हो रहा है। लेकिन हो सकता है कि आपके उम्मीद के हिसाब से अभी भी, जैसे आप मान लीजिए कि रोलर को बोले, रोड रोलर को कि आपको 10 राउंड चलना है और 10 राउंड जो है हर राउंड जो है वो कम से कम 10 मिनट का होगा, तो इसका मतलब है कि वो 100 मिनट तक आपका रोड रोलर जो है वो आपके रोड पे चलेगा, आप उसका पैसा उसको दे रहे हैं। अब वो आपको आपके सामने गाड़ी चला रहा है, आप देख रहे हैं कि मिट्टी कॉम्पैक्ट हो रहा है, आपको लगा कि 10 राउंड में काफ़ी सफिशिएंटली कॉम्पैक्ट हो गया है, फिर आप उसको भेज देंगे क्योंकि उसका उसी हिसाब से पैसा लेता है, वो घंटे के हिसाब से पैसा लेगा या राउंड के हिसाब से पैसा लेगा। तो आप क्या करते हैं, आप उसको 10 राउंड लगा करके भेज देंगे। लेकिन एक्चुअल में हो सकता है कि 18 राउंड के बाद जो आपका रोड बनना है, उस रोड में जो गाड़ी आनी है उसके लोड के हिसाब से जितना स्ट्रेंथ चाहिए था, हो सकता है वो 18 राउंड के बाद आता। आपको तो ये पता नहीं चला। ये चीज़ें कैसे पता चलेंगी, ये पता चलेंगी जब आप लैब में कोई टेस्ट करेंगे। उसी सॉयल सैंपल को उठा करके छोटे रूप में ले आएंगे लैब में। अब वहाँ पे रोड रोलर नहीं चलेगा, उसके बदले दूसरे तरीके से आप कुछ कॉम्पैक्ट करेंगे। फिर कॉम्पैक्ट करने के बाद उसको टेस्ट करेंगे। टेस्ट किस तरीके से करेंगे वो सारी चीज़ें तो टेस्ट के अंदर पढ़ते हैं हम लोग, जो भी उसका प्रोसेस होगा। अल्टीमेट एम आपका क्या रहेगा कि आप जाने कि कितना आपका डेंसिटी जो है वो आपके सॉयल का यूनिट वेट कितना निकल करके आ रहा है, ताकि आप कंपेयर कर सकेंगे। आपको अगर हाईवे इंजीनियरिंग में आप टेस्ट वगैरह सर्वे वगैरह पढ़ते हैं कि बहुत सारा सर्वे किया गया है, आपको बहुत सारे आपको लोड्स वगैरह जानने के लिए, एक्सेल जानने के लिए, ये सारे सर्वे करके आपको एक डेटा बता दिया गया कि यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल 2000 व्हीकल्स पर डे चलेंगे और एक व्हीकल का जो एवरेज वेट है वो आपको कुछ बता दिया गया कि आपको जैसे 2000 कार्स चलेंगे या 2000 ट्रक्स चलेंगे। अब आपको उसका वेट तो पता चल गया कि कौन सा लोड आने वाला है, लेकिन उसको उठाने के लिए सॉयल का अपना कितना स्ट्रेंथ होना चाहिए वो आपको नहीं पता चला। तो ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा आपको लैब टेस्ट से। तो हम लोगों को इस यूनिट में आप देखेंगे कि आपको जो आपका यूनिट है वो कहता है स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट के बारे में पढ़ने के लिए, मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट के बारे में पढ़ने के लिए, और फिर आपको एक कहता है कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो जो CBR टेस्ट होता है उसके बारे में पढ़ने के लिए। तो ये जो 3 टेस्ट आप पढ़ेंगे ना, ये अल्टीमेटली क्या बताएंगे आपको, वो यही सारी चीज़ें बताएंगे जो आप अभी सोच पा रहे हैं कि आपको वैल्यू चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि लोड उठाने के हिसाब से आपके सॉयल का एक्चुअल में कितना ताकत होगा। तो सॉयल का ताकत बताने के लिए ये सारा टेस्ट है आपका, इसी का नाम है स्टैंडर्ड प्रॉक्टर, मॉडिफाइड प्रॉक्टर और CBR टेस्ट। तो ये जो स्टैंडर्ड प्रॉक्टर और ये जो मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट है ना, ये दोनों टेस्ट है आपके कॉम्पैक्शन के। कॉम्पैक्शन आप करते हैं, कॉम्पैक्शन करने के बाद आपका मिट्टी कितने लेवल पे है, कितना ताकत उसमें आया है, ये जानना है तो 2 ही टेस्ट आपको फ़िलहाल पढ़ने हैं। होता बहुत सारा तरीका है इसका। आपके सिलेबस में आपको सिर्फ 2 टेस्ट के बारे में जानना है, जिससे आप ये बता सकते हैं कि रोड में हम लोगों का कॉम्पैक्शन करने के बाद कितना स्ट्रेंथ आ गया है। और ये 2 टेस्ट का नाम है, एक है स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, एक है मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट। और ये दोनों टेस्ट जो है ना, ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था प्रॉक्टर, वो आपको 1932 या 33 में आपको ये बताया, RR प्रॉक्टर, ये आपके सिविल इंजीनियर थे। इन्होंने टेस्ट किया और इन्होंने बताया कि इस तरीके से हम एक टेस्ट करते हैं जिससे हम लोगों को कुछ वैल्यू मिल जाएगा।
इसके लिए ऑब्वियसली कुछ मिट्टी लेना पड़ेगा, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब का कुछ छोटा सैंपल सा मिट्टी ले लेंगे, उसको किसी तरीके से हम लोग एक टेस्ट वगैरह करेंगे और उससे हम लोग कुछ वैल्यू निकाल लेंगे। वो वैल्यू क्या आएगा, यूनिट वेट आपको पता चल जाएगा आपके सॉइल का। उससे फिर आप कंपेयर कर लेंगे कि अब आपके सॉइल के ऊपर कितना लोड आने वाला है और उस समय कितना कॉम्पैक्शन करने पे कितना डेंसिटी हो जाता है। ऑब्वियसली आप सोचिए कि अगर आप एक मिट्टी लेते हैं छोटा सा, आप उसको किसी कंटेनर में रखते हैं और आप उसको मुक्के से मारते हैं। आप अगर 4 मुक्का मारेंगे वो थोड़ा सा सेटल होगा, आप जब 40 मुक्का मारेंगे तो वो कुछ ज़्यादा ही सेटल होगा। जितना ज़्यादा आप मुक्का मारेंगे उतना ज़्यादा वो सॉइल आपका क्या होगा, सेटल होता चला जाएगा, उतना ज़्यादा वो सॉइल आपका हार्ड होता चला जाएगा, टाइट होता चला जाएगा। अल्टीमेटली एक टाइम के बाद आपके मुक्का मारने से भी उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला होगा। तब समझ में आ जाएगा कि अगर आपका मैक्सिमम जो इस सॉइल का जो स्ट्रेंथ है वो कितने मुक्के के बाद आपको आ गया है। एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट से हम आपको समझा रहे हैं कि आपके कंटेनर लिए, उसमें आप मुक्के से उसको बार बार आप पंच दे रहे हैं। पंच देने से क्या हो रहा है कि सॉइल आपका सेटल हो रहा है, सॉइल कॉम्पैक्ट हो रहा है, उसके अंदर का हवा बाहर निकल रहा है और आप मुक्का मार रहे हैं। इससे क्या होगा, आप 40 मुक्का मारे, 45 मुक्का मारे, 50वें मुक्के के बाद आप देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो मैक्सिमम मुक्का कितना मारे, 50। उस पर आप क्या देखें कि आपका ये सॉइल आपका हार्ड हो गया है। इसी तरीके का टेस्ट होता है आपका प्रॉक्टर टेस्ट। चाहे स्टैंडर्ड प्रॉक्टर पढ़िए चाहे मॉडिफाइड प्रॉक्टर पढ़िए, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें यही चीज़ बताया जाता है कि हम लोग छोटा छोटा मतलब कम लोड देते हैं। उससे हम लोग क्या कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले क्या हुआ, जब इन्होंने आर प्रॉक्टर ने जब टेस्ट बताया तो सबसे पहले उन्होंने एक टेस्ट निकाला जिसका नाम था स्टैंडर्ड प्रॉक्टर। मतलब टेस्ट का नाम था स्टैंडर्ड टेस्ट, अब क्योंकि उन्होंने बताया था तो उसने नाम रख दिया स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट। अब स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में क्या किया ना कि वो एक डब्बे के अंदर में मिट्टी को 3 लेयर्स में भरे और उसके ऊपर जो हम आपको भी पंच का एग्जांपल दिए वो क्या किए, वो एक हथौड़ा लिए कुछ इस तरीके का और इससे क्या किए, वो इसको प्रेस किए। अब वो जब हथौड़ा लिए तो उसका हाइट भी कम लिए थोड़ा, उस मतलब जिस समय जब ये टेस्ट निकाले तो उनके हिसाब से यही टेस्ट सफिशिएंट था। तो इसमें 3 लेयर्स लिए और उसको क्या किया कि कुछ एक हाइट उस समय वो स्टार्टिंग में डिसाइड कर लिए कि इस हाइट से हम हैमर को गिराते हैं। अब हैमर का भी वेट वो क्या किए, वो जो सोचे उस समय, फॉर एग्जाम्पल अभी हम आपको वैल्यूज़ नहीं बता रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 30 kg का हैमर सोचे। अब उसको सोचे कि वो 1 फीट से हम गिराते हैं और 3 लेयर्स में सॉइल को रखते हैं। उससे क्या होगा कि हमको साइट का एक्चुअल कंडीशन समझ में आ जाएगा। फिर धीरे ये टेस्ट चला बहुत दिन तक, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये एक्चुअल वैल्यू नहीं बता रहा है। बहुत बार फेलियर्स हुआ, तो फेलियर्स हुआ तो फिर उन्होंने एक नया उसको क्या किया, मॉडिफाई किया। इसी टेस्ट को पढ़ेंगे आप स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट ही, लेकिन उसको क्या किया, मॉडिफाई कर दिए। अब उसका नाम क्या रख दिए, मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट। अब उसमें ये क्या बोले कि 3 लेयर्स में नहीं करते हैं, अब हम लोग एक काम करते हैं 5 लेयर्स में कर देते हैं मिट्टी को। 5 लेयर में करने का मतलब है कि एक लेयर रखे कॉम्पैक्ट किए, दूसरा लेयर रखे कॉम्पैक्ट किए, तीसरा लेयर रखे कॉम्पैक्ट किए। तो 5 लेयर तक जब रख करके कॉम्पैक्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। हैमर का वेट को भी कुछ बढ़ा दिए, 30 के बदले कुछ 45 kg के आसपास कर दिए। एग्जैक्ट वैल्यू अभी हम आपको नहीं बता रहे हैं, अभी हम आपको कहानी समझा रहे हैं। उसके बाद हैमर जो गिराते थे उसको भी क्या किए, यहाँ से गिराने लगे। अब जो पहले 1 फीट से गिरा रहे थे उसको अब 3 फीट से गिराने लग गए। मतलब सारी चीज़ों को क्या किए, वेट ऑफ हैमर बढ़ा दिए, हाइट ऑफ फॉल बढ़ा दिए, सॉइल का लेयर्स बढ़ा दिए। जब बढ़ा दिए तो ऑब्वियसली रिजल्ट क्या हो गया, अच्छा आने लगा। अब डेंसिटी का ज़्यादा वैल्यू मिलने लगा, ज़्यादा वैल्यू मिलने लगा। तो ये जब साइट पे देखा गया कि उसी के अकॉर्डिंगली जब आपको कॉम्पैक्शन किया गया तो आपको मिलने लग गया कि वैल्यू जो है वो आपका अच्छा आ रहा है। तो शॉर्ट के कहानी में अगर आप समझिएगा तो स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट और मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट यही है। अब इसी को पढ़ना है टेक्निकली कि आपको क्या चीज़ पहले किया गया, उसमें कितना आपको पानी मिलाया गया। अच्छा, पानी का रोल समझिए। अब आप बार बार हम लोग जो आपको बात कर रहे हैं कि हम लोगों को स्ट्रेंथ हम लोगों को चाहिए, यूनिट वेट चाहिए। हम लोग जो अपना कॉम्पैक्शन कर रहे हैं उस कॉम्पैक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई एक मिट्टी उठा करके लाए और उसको साइड पे डाले तो हम लोग उसमें माने कि ऑब्वियसली वाटर जो है वो आपका उसमें क्या है, ज़ीरो है। नदी में से उठा के लाएंगे मिट्टी तभी तो उसमें पानी रहेगा ना। आप नॉर्मल कहीं से आप एक्सकेवेशन किए, उसमें वाटर कंटेंट आप मान के चले कि बहुत नेग्लिजिबल है, तो नेग्लिजिबल है तो आप मान के चले कि ऑलमोस्ट ज़ीरो आपका वाटर है। एक्टिव वाटर जो आपका फ्लो होता है वो, उसमें बचा क्या, एयर बचा प्लस सॉयल बचा। तो एयर और सॉयल जो बचा, ये वाला सॉयल आप उठा के लाए और आप उसको क्या कर रहे हैं, कॉम्पैक्ट कर रहे हैं। तो जो भी आप गामा निकालिएगा वो क्या निकालिएगा, गामा ड्राई नहीं मिलेगा
क्योंकि वाटर है नहीं उसमें, सिर्फ सॉइल और एयर है। तो जो भी आप यूनिट वेट निकालना चाह रहे हैं, अचीव करना चाह रहे हैं इस पूरे कॉम्पैक्शन यूनिट में, जब भी हम यूनिट वेट की बात करेंगे तो हम ड्राई यूनिट वेट की बात करेंगे। पहला चीज़ ये आपको ध्यान होना चाहिए। दूसरा कि हम लोग, आप जब साइड पे कभी देखे होंगे कि आपका कॉम्पैक्शन होता है रोड रोलर से, तो आप देखेंगे कि रोड रोलर से कॉम्पैक्शन होने से पहले थोड़ा सा पहले पानी रोड पे छिड़का जाता है, फिर उसके बाद रोलर चलता है, फिर थोड़ी देर बाद फिर और पानी छिड़का जाता है। जब वो पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, जब रोड रोलर का एक लेवल कंप्लीट हो जाता है, तो फिर उसके बाद आप देखेंगे कि फिर थोड़ा सा रोड पे आपको एक टैंकर घूम रहा होता है, जिसके टैंकर के पीछे में आपको छेद बना हुआ रहता है, पानी गिर रहा होता है उससे रोड पे। हम आपको इमेज नेक्स्ट वाले क्लास में दिखा देंगे, अभी नहीं है मेरे पास, ध्यान नहीं था एक्चुअली कि इसका ज़रूरत पड़ सकेगा आपको बताने में। तो नेक्स्ट वाले में ना आपको वो रोड रोल जो आपका रोड में कॉम्पैक्शन होता है वो किस तरीके से होता है हम उसके इमेज दिखा देंगे, ताकि अगर इनकेस आपको यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है तो वो क्लियर हो जाएगा। तो रोड में जब कॉम्पैक्शन होता है ना तो वो इस तरीके से होता है, रोड रोलर चलता है, फिर थोड़ा सा पानी छिड़कते हैं, फिर रोड रोलर चलता है, फिर थोड़ा पानी छिड़कते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियली वाटर रोड में ऐड करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली रोड में पानी पहले से तो है नहीं, आप तो सूखा मिट्टी लेकर के आए थे, तो यूनिट वेट आपको गामा ड्राई ही मिलेगा। लेकिन यूनिट वेट को गामा ड्राई जो मिल रहा है, जो फाइनल वैल्यू आपको समझिए कि जो मिलेगा, उसमें क्या है, वाटर कंटेंट का रोल इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप कितना पानी मिलाएंगे उसी हिसाब से आपको जो यूनिट वेट मिलेगा वो फाइनल मिलेगा। इसको दूसरे तरीके से समझिए, बहुत कॉन्सेप्ट है इसमें, बार बार हम बहुत तरीके से समझा रहे हैं, क्योंकि जब आप पढ़ना शुरू करेंगे ना तब आपको लगे समझ में आएगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो कुछ सब रटना पड़ जाएगा आपको। अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए, आटा गूंथते हैं आप, आपका एक इस तरह का बर्तन होता है, इस बर्तन में आप सूखा आटा पहले ऐसे रखे, उसमें आप क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी मिलाते हैं, थोड़ा सा पानी मिलाते हैं, उसको हाथ से मुक्का से उसको वो करते हैं, मिक्स करने की कोशिश करते हैं, आप देखते हैं कि अभी नहीं हुआ है परफेक्ट, फिर आप क्या करते हैं और पानी मिलाते हैं। आप जब थर्ड टाइम पानी मिलाए तो आपका ये आटा जो है ये पूरा गोल इस तरीके से बन के तैयार हो गया, मतलब ये सॉइल के साथ मिक्स हुआ, मिक्स होकर के आपको एक ऐसा आटा आपको समझिए ये दिया जिसको आप कह सकते हैं कि ये सूखा बालू भी नहीं है। अब ये आपको क्या है, आटा बन चुका है। अब भले ही इसको आप जितना भी स्ट्रेंथ दें, जो मैक्सिमम ये ले पाएगा वो उसका मैक्सिमम कैपेसिटी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप और पानी मिलाएंगे, अब ये क्या होगा, अपना मैक्सिमम कैपेसिटी को क्या करेगा, छोड़ देगा। अब ये पानी की तरह बहने लगेगा, और पानी मिला देंगे तो ये बिल्कुल लिक्विड के जैसा बिहेव करना शुरू कर देगा। इसका मतलब है कि आप इसमें हम 5 एरो दिखाएं आपको, आप 5 बार पानी मिलाए तो सबसे हाईएस्ट स्ट्रेंथ आपको कब मिल रहा था, जब आप थर्ड वाला पानी मिलाए थे उस समय मिल रहा था। इसका मतलब है कि जब आप कॉम्पैक्शन करेंगे तो पानी मिलाते रहेंगे और रोड को कॉम्पैक्ट करते रहेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि जितना ज़्यादा पानी मिलाएंगे उतना ज़्यादा रोड कॉम्पैक्ट होता रहेगा, उतना आपको डेंसिटी बढ़ता रहेगा। अगर वैसा होता तो जब रेनफॉल सीजन आता है तो रेनफॉल के टाइम पे लोग सबसे ज़्यादा रोड कॉम्पैक्ट करते, तो उससे क्या होता है कि पानी बरस रहा है, रोड कॉम्पैक्ट किए जा रहे हैं, जितना पानी आएगा उतना ज़्यादा फायदा होगा। ऐसा नहीं होता है, उस समय इनफैक्ट काम उल्टा बंद कर दिया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी रोड में रहेगा, उसके बाद आप उस पर रोड रोलर चलाएंगे तो वो मिट्टी जो होगा वो पानी की तरफ फ्लो करने लग जाएगा। तो पानी भी एक फिक्स्ड, एक लिमिटेड मात्रा में चाहिए, लिमिटेड अमाउंट में चाहिए। अगर एक्सेस पानी दे दिए तो काम नहीं बनेगा, लिक्विड हो जाएगा। पानी दिए ही नहीं तो जो आप स्ट्रेंथ निकालेंगे, मान लीजिए जब ये पाउडर रहता है, जब आटा पाउडर रहता है तो उसका फिर भी कुछ स्ट्रेंथ है, लेकिन आप समझते हैं कि वो क्या है, बहुत कम है, 1 यूनिट 2 यूनिट कुछ ऐसा हो सकता है। पानी मिला देते हैं तो ये 8-10 देने लग जाता है, और जब बेस्ट सबसे अच्छा पानी मिला देंगे जितना परफेक्ट रिक्वायरमेंट था तो आपको 16-17 का मान लीजिए कोई यूनिट होगा। हम सब ये आर्टिफिशियल वैल्यूज अभी आपको बता रहे हैं। तो 16-17 वाला अगर यूनिट वेट मिला है तो ऑब्वियसली 1, 2, 8, 10 से ये ज़्यादा अच्छा है। जैसे ही पानी और बढ़ा दिए, ये 16 से घट करके 14 आ गया, 15 आ गया। इसका मतलब है कि जिस जगह पे ये 16-17 आया था, जिस पानी पे, वो पानी आपको क्या कर रहा है, एक हेल्पिंग रोल अदा कर रहा है। ज़्यादा देंगे तो ख़राब हो जाएगा, कम देंगे तो हेल्प ही नहीं होगा। तो जब आप अभी कॉम्पैक्शन यूनिट पढ़ रहे हैं तो गामा डी का तो बात करेंगे ही आप, लेकिन गामा डी के साथ साथ वाटर कंटेंट का भी बात करेंगे। वाटर कंटेंट कौन सा, जो आप मिला रहे हैं, जो आपके सॉइल में आप पानी के हेल्प से कॉम्पैक्शन कर रहे हैं, तो कितना पानी मिलाएंगे जो सबसे बेस्ट कॉम्पैक्शन होगा, सबसे बेस्ट यूनिट वेट आएगा, ताकि फिर वो सॉइल आपका कोई एक पार्टिकुलर जॉब जिसके लिए वो तैयार किया जा रहा है वो उसको पूरा कर सके। ठीक है, तो ओवरऑल
इतना मेरे एक्सप्लेन करने का जो पर्पस था वो था ये दो चीज़ को समझाना कि एक तो आप क्या निकाल रहे हैं, यूनिट वेट निकाल रहे हैं, दूसरा किसके हेल्प से निकाल रहे हैं, वाटर के हेल्प से निकाल रहे हैं, तो वाटर कंटेंट हो गया, और तीसरा जो इस पूरे कॉम्पैक्शन में इंपॉर्टेंट होता है वो है आपका टेस्ट। और टेस्ट जब आप करते हैं तो उसकी वजह से एक निकलता है एक आपका चार्ट, जो डेटा आप प्लॉट करते हैं उससे एक चार्ट बनता है। चार्ट से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं ऑब्जेक्टिव में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो थ्योरी पूछेगा तो टेस्ट के बारे में पूछेगा, थ्योरी पूछना होगा तो फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉम्पैक्शन के बारे में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव पूछना होगा तो इसी टेस्ट का जो डेटा है, जो भी हम आपको हैमर बताए, आपको हम हाइट ऑफ फॉल बताए कि कितने हाइट से गिराना है, ये सारा आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद आपको पूछ लेगा जो आपका टेस्ट आप करेंगे, उस टेस्ट में जो आपका रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को जो आप चार्ट प्लॉट करेंगे, उस चार्ट से भर भर की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो चार्ट समझ में आना बहुत ज़रूरी है। उस चार्ट को हम लोग कहते हैं कॉम्पैक्शन कर्व। वो जो आप बनाते हैं, डेटा आप प्लॉट करेंगे, अभी हम आपको आगे बताएंगे, तो उससे बनेगा कॉम्पैक्शन कर्व। और वो जो बेस्ट पानी है जिसकी मदद से आप वो जो हाईएस्ट गामा डी अचीव किए थे, हाईएस्ट गामा डी क्या कहलाएगा, गामा डी मैक्स। गामा डी मैक्स कैसे आया, तो एक ऑप्टिमम वाटर कंटेंट आप दिए। ऑप्टिमम मतलब क्या, सुटेबल, बेस्ट। तो 1 2 3 4 5, ये 5 पानी का कंटेंट आप दिए। पहले आप दिए 5% पानी ऐड किए, फिर आप 10% किए, फिर 15% किए, फिर 20% किए, फिर 25% किए। तो सबसे बेस्ट रिजल्ट किस पे आया, 15% पे आया। तो इसको कहते हैं हम लोग ऑप्टिमम, सबसे अच्छा। तो ऑप्टिमम वाटर कंटेंट, इसी को OWC और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट OMC, ये दो नाम से जाना जाता है इसी वाटर कंटेंट को। वो पानी जो सबसे बेस्ट रिजल्ट दे रहा है, तो ये गामा डी मैक्स आपका निकलेगा OMC पे निकलेगा। और यही चीज़ आपको, ये अगर क्लियर नहीं होता, अगर हम आपको ये स्टोरी अभी नहीं समझाते, ये 2 लेक्चर, लास्ट वाला लेक्चर और अभी का जो ये आधा घंटा लगा है, अगर ये नहीं समझाते, तो अब जब हम आपको थ्योरी एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे तो अब आपको आएगा समझ में पूरी बात कि जो हम लोग क्या करने वाले हैं, क्यों करने वाले हैं। अब हम थ्योरी रीड करते हैं। अब आपको ये जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि हम आपको वो सारी कहानी समझा दी है जो कॉम्पैक्शन में समझ में आना चाहिए। अब इसके बाद सिर्फ आपको नोट्स दिखाना है, रट्टा लगवाना है, मतलब थ्योरी रटना है, तो आपको समझ में आना है, तो समझा दी हम सारी बात। अब टेस्ट वगैरह पढ़ेंगे, पहले हम लोग जल्दी जल्दी जो हम लोगों का थ्योरी था, जो हम लोग अभी तक नहीं पढ़े थे, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये हम आपको शायद लास्ट वाले क्लास में डिस्कस कर दिए हैं, हाँ ठीक है, ये वाला हम आपका डिस्कस कर दिए थे लास्ट वाले क्लास में। पर्पस ऑफ कॉम्पैक्टिंग सॉइल भी हम आपको लास्ट क्लास में डिस्कस कर दिए थे, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पैक्शन भी डिस्कस कर दिए थे। अब आज से यहाँ से अब जो हम आपको समझाए उन सारी चीज़ों को यहाँ नोट्स में पढ़िए, सब कुछ वही लिखा होगा। लेबोरेटरी कॉम्पैक्शन टेस्ट, कि अब लेबोरेटरी में कौन कौन से टेस्ट हम लोग करते हैं। पहले आपको पूछेगा एग्जाम में, हो सकता है थ्योरी में, कि एक्सप्लेन अबाउट द लेबोरेटरी कॉम्पैक्शन टेस्ट ऑफ सॉइल। तो लेबोरेटरी कॉम्पैक्शन टेस्ट बोला, इसका मतलब है कि वो आपको स्टैंडर्ड प्रॉक्टर और मॉडिफाइड प्रॉक्टर दोनों के बारे में 6 लाइन एटलीस्ट वो जानना चाह रहा है। तो पहले आपको लेबोरेटरी कॉम्पैक्शन टेस्ट के बारे में कुछ लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड प्रॉक्टर बताइएगा, मॉडिफाइड प्रॉक्टर बताइएगा। अगर सिर्फ स्टैंडर्ड पूछ दिया तो इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे, अगर सिर्फ MP पूछ दिया तो इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, क्या होता है लेबोरेटरी कॉम्पैक्शन टेस्ट, जो हम आपको समझाए उसी को अब इंग्लिश में रीड कीजिए, वही चीज़ लिखा है। लेबोरेटरी कॉम्पैक्शन टेस्ट प्रोवाइड द बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग द परसेंट कॉम्पैक्शन एंड मोल्डिंग वाटर कंटेंट needed to achieve the required engineering properties and for controlling construction to assure that the required compaction and water contents are achieved। हम लोग लेबोरेटरी कॉम्पैक्शन टेस्ट जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ताकि हम लोग ये पता कर सकें कि बनाने के लिए उस सॉइल को उस तरीके का कितना वाटर कंटेंट का ज़रूरत पड़ा, कितना पानी छिड़कने की ज़रूरत पड़ा, उसी हिसाब से टैंकर का ऑर्डर देंगे, उतना पानी मंगवाएंगे। और कैसे पता चलेगा कि हम सबसे बेस्ट पानी दिए हैं, तो जितना पानी आप कैलकुलेट करके टेस्ट से निकालेंगे उतना ही पानी परसेंटेज में, सॉइल कितना परसेंटेज है, ये एक रोड है, इस रोड का एक वॉल्यूम निकाल लेंगे, इतना मिट्टी होने वाला है, इसी का परसेंटेज निकालेंगे। जैसे मान लीजिए 10% वाटर कंटेंट निकला, तो इस सॉइल का वॉल्यूम अगर 1000 है कोई भी यूनिट में, तो 10% उसका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इतना यूनिट को लीटर में कन्वर्ट करके हम लोग क्या करेंगे, पानी मंगवा लेंगे टैंकर में। अब वो पूरा पानी जब रोड पे छिड़क दिया गया, इसका मतलब है कि मेरा उतना पानी जितना चाहिए था उतना दे दिया गया। ठीक है, अब जो टेस्ट करते हैं उसका एम क्या है। द एम ऑफ द टेस्ट इज टू एस्टैब्लिश द मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट दैट मे बी अटेन्ड फॉर ए गिवन सॉइल विथ ए स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ कॉम्पैक्टिव एफर्ट
अगर हम कॉम्पैक्शन कर रहे हैं रोड रोलर से तो ऐसा नहीं है कि दिन रात कॉम्पैक्शन करते रह जाएं, वेस्ट हो जाएगा एफर्ट। तो सबसे बेस्ट कॉम्पैक्शन एफर्ट लगाएं, उसमें हम लोगों का सबसे हाईएस्ट यूनिट वेट मिल जाए कि कुछ वाटर कंटेंट पे, यही हम लोगों का निकालने का पर्पज़ है। ये पर्पज़ समझ में आ गया, टेस्ट जब आप पढ़ेंगे तो रटने में बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट से कर क्या रहे हैं। तो हम लोग निकालना चाह रहे हैं कि कितना पानी मिलाएं जिससे हम लोगों को मैक्सिमम यूनिट वेट मिल जाए, ताकि हम लोगों का जैसे 6 घंटे 8 घंटे के कॉम्पैक्शन करने पे हम लोगों का रोड में सबसे बेस्ट रिजल्ट मिल जाए। यही एम है आपके लेबोरेटरी टेस्ट का। When a series of samples of soil are compacted at different water content, the plot usually shows a distinct peak. जब अलग अलग सॉयल के सैंपल्स, एक सैंपल लिए जाए और उस पर अलग अलग पानी मिला करके उसके ऊपर टेस्ट किया जाए, तो उससे क्या होता है कि हम लोगों को ना एक ये पीक का वैल्यू मिल जाता है। जैसे हम आपको बोले ना, पानी मिला है 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, मान लीजिए इस तरीके से एक चार्ट बना। तो 5% पे कुछ इतना स्ट्रेंथ आया, ये स्ट्रेंथ मान लीजिए गामा, यहाँ वाटर कंटेंट मान लीजिए। 10% पे कुछ इतना आया, तो सबसे बेस्ट किस पे आया? 15% पे आया। 20% मिला है तो सोच रहे थे ज़्यादा आना चाहिए, लेकिन उल्टा क्या हो गया? कम हो गया। इसका मतलब है कि ये जो पीक मिला आपको कर्व में, ये पीक मिलेगा आपको सारे टेस्ट में। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप टेस्ट करेंगे और आपका एक ऐसे स्ट्रेट लाइन बनता चला जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है। जब चेक कर रहे हैं कोई ना कोई मैक्सिमम वैल्यू पता चल जा रहा है। तो ऐसा नहीं होगा, ये कुछ ऐसा बनेगा ताकि आपको एक फिक्स्ड पॉइंट, सिंगल पॉइंट जो है वो मिल जाए आपका टॉप का। ठीक है। अब ये जो आप टेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, ये टेस्ट के बारे में कौन बताए? ये टेस्ट के बारे में आपको बताए आर प्रॉक्टर। ये हम आपको बता चुके हैं 1930s, 32, 33 में आपको ये टेस्ट के बारे में आ गया था। सबसे पहले वो दिए, वो अपने टेस्ट का नाम क्या रखे? प्रॉक्टर टेस्ट रखे। सबसे पहले जो दिए वो स्टैंडर्ड प्रॉक्टर दिए, बाद में उसमें मॉडिफाई किए तो उसका नाम दोबारा मॉडिफाइड वाला ही रख दिए कि मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट। तो उसको मॉडिफाइड स्टैंडर्ड प्रॉक्टर नहीं बोलेंगे। एक टेस्ट होगा स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट और एक होगा आपका मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट। इसको इस तरीके से बोलना है, ऐसा मॉडिफाइड स्टैंडर्ड प्रॉक्टर नहीं होगा, स्टैंडर्ड है या मॉडिफाइड है। ठीक है। द प्रॉक्टर टेस्ट इज एन इम्पैक्ट कॉम्पैक्शन। प्रॉक्टर टेस्ट जो है ना, वो क्या होता है कि इसमें हम आपको बताए ना कि एक हम लोगों का ये डब्बा रहेगा, डब्बा में हम लोग सॉइल को ऐसे ऐसे करके लेयर्स में लगा देंगे और इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऐसे हथौड़ा रखे हैं, कुछ हैमर वेट रखे हैं और उसको तुरंत छोड़ दे रहे हैं। तुरंत छोड़ दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, इस जगह पे आकर के इम्पैक्ट पड़ रहा है, झटके से आपको लोड दे रहे हैं आप। इससे क्या हो रहा है कि कुछ कॉम्पैक्शन हो रहा है और उस डेटा को हम लोग उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने पानी पे कितना कॉम्पैक्शन हुआ। ए हैमर इज ड्रॉप्ड सेवरल टाइम्स। एक हैमर को बहुत बार ड्रॉप किया जाता है ऑन ए सॉयल सैंपल इन ए मोल्ड। एक मोल्ड के अंदर, एक खांचे के अंदर में सॉयल को रख करके एक हैमर को उसके ऊपर बहुत बार गिराया जाता है। द मास ऑफ द हैमर, हाइट ऑफ द ड्रॉप, नंबर ऑफ ड्रॉप्स, नंबर ऑफ लेयर ऑफ सॉयल एंड द वॉल्यूम ऑफ द मोल्ड आर स्पेसिफाइड। ये सारी चीज़ें आपको पता रहती हैं कि मास ऑफ द हैमर, जो वेट है आपके हैमर का, वो कितने हाइट से आप उसको गिरा रहे हैं, कितने नंबर ऑफ टाइम्स गिरा रहे हैं, कितना नंबर ऑफ लेयर्स है और कितना आपको वॉल्यूम है उस मोल्ड का, ताकि वॉल्यूम ऑफ सॉइल पता चल जाए। ये सारी चीज़ें आपको बता दी जाती हैं टेस्ट में। और इसको बता करके जब सारा नोन हो गया तो निकाले क्या? निकालते हैं गामा डी और निकालते हैं वाटर कंटेंट डब्ल्यू। याद रखिए हमेशा यही दो चीज़ आप ढूंढ के निकालेंगे, बाकी ये सारी चीज़ें जो है ये आपको पता रहेंगी। और ये जिस को हम अंडरलाइन कर रहे हैं ये सारा क्या है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। ये सारे हमेशा से पूछे जाते गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। कॉम्पैक्शन से अगर ऑब्जेक्टिव बनेगा तो यही सब चीज़ों पे ऑब्जेक्टिव बनता है। और आप देख चुके हैं अभी तक थ्योरी में आपको हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं बताएं, सिर्फ लेक्चर दे रहे हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट यही सारी चीज़ें हैं जो अभी टेस्ट में आने वाली है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे आज अपना स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट के बारे में, और यही डिस्कशन आज का हम लोगों का लास्ट रहेगा। नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग मॉडिफाइड प्रॉक्टर पे आएंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड प्रॉक्टर बताने से पहले बहुत सारी कहानी बतानी पड़ती। अब आप देखिए हम आपको जो बताए थे वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। स्टैंडर्ड प्रॉक्टर में क्या किए, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर में 3 लेयर्स बनाए। मिट्टी को पहले लेयर को रखे, 25 इसमें ब्लो दिए, ठीक है। फिर उसके दूसरा लेयर रखे, फिर 25 ब्लो दिए, फिर तीसरा लेयर रखे, फिर 25 ब्लो दिए। तो हर लेयर पे क्या किए, 25 ब्लो दिए। इससे क्या हुआ, ये मिट्टी में जो हवा निकलना था वो आपका निकल गया। उसके बाद क्या किए, अब जब इसको हम एक तरह से क्या किए, 25 ब्लोज देते गए हर लेयर पे, और हाइट कितना रखे, 1 फीट।
1 फीट के हाइट से, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर की बात कर रहे हैं अभी। स्टैंडर्ड प्रॉक्टर में 3 लेयर बनाया गया, उसके बाद 25 ब्लोज हर लेयर पे दिया गया, 1 फीट के हाइट से हैमर को गिराया गया। ये सारे जो डेटा आप देख रहे हैं ये छोड़ दीजिए, क्योंकि ये हम क्या किए हैं, जब गूगल से इमेज लिए हैं तो वो उसमें सबसे बेस्ट इमेज ये वाला हमको लगा आपके लिए, तो हम ये इमेज ले लिए जिसमें ये सारे डेटा जो हैं वो आपको पाउंड्स के टर्म्स में दिए हुए हैं। जो बाहर दूसरे कंट्रीज़ में जो टेस्ट होते हैं सब कुछ सेम रहता है, बस वैल्यू जो आप केजी में बात करते हैं वो उसको वहाँ पाउंड्स में बात करते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को अभी इग्नोर कर देना है। हम इसको इमेज में दिखाते तो ये आपको बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है कि इस तरीके से ये ब्लैक ब्लैक क्या बना हुआ है, इसलिए हम रहने दिए इसको। ठीक है, तो 3 लेयर किए, 12 इंच मतलब 1 फीट के हाइट से एक हैमर को 25 बार हर लेयर पे गिराए। अब ये कॉम्पैक्ट हो गया। अब क्या किए, बीच से एक सॉयल सैंपल इतना सा उठा लिए, इसको ले जाके क्या किए, ओवन ड्राइंग मेथड से जो हम लोग पढ़े थे इससे हम लोग क्या किए, वाटर कंटेंट निकाल लिए। अब क्योंकि ये जब सॉयल आप उठा करके लाए तो ये तो सिर्फ रहा गामा, इसमें तो हवा पानी सब कुछ मौजूद होगा ना। तो आप क्या किए कि इसका यूनिट वेट तो गामा है, आपको हम क्या बताएं कि आपको निकालना क्या है, गामा डी निकालना है। तो गामा डी निकालने के लिए आपको पता है ना इसका फॉर्मूला कि गामा डिवाइडेड बाई 1+W। ये फॉर्मूला लगा देंगे तो हम लोगों को गामा डी मिल जाएगा। गामा आपको यहाँ का पता है। अब आप क्या किए, डब्ल्यू निकाल लिए, एक छोटा सा सैंपल लिए, उसको ओवन ड्राई में रखे। कितना लेते थे, 50 ग्राम 60 ग्राम, यही तो सॉइल लेते थे हम लोग ओवन ड्राइंग मेथड में। तो छोटा सा सॉइल उठाए इसमें से, बीच में से, और इसको जाकर के हम लोग टेस्ट किए, डब्ल्यू पता चल गया, डब्ल्यू को यहाँ रखे फॉर्मूला में तो गामा डी पता चल गया। अब एक गामा डी हम लोगों को मिला पहला, मान लेते हैं इसका वैल्यू आया 10, कोई भी एक यूनिट आप एज्यूम कर लीजिए। फिर आप क्या किए, आप फिर उसमें क्या किए, और कॉम्पैक्शन किए। आप मान लीजिए थोड़ा सा पानी और मिला दिए। अब आप क्या किए, पहले आप पानी मिलाए थे, डब्ल्यू आया था मान लीजिए आपका 5%, तो हम इसको ना ऐसे लिख देते हैं, 5% जब आपका डब्ल्यू आया था तो आपका गामा कितना आया, मान लेते हैं 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब आप ये एक बार किए, अब दूसरी बार क्या किए, पानी को बढ़ा दिए, अब आप कर दिए 10%। फिर आप वही किए, कॉम्पैक्शन किए, अब पानी मिलाए हैं तो फिर से कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा, फिर से आप इसको कॉम्पैक्ट किए। अब जब आप इसका फिर वापस उठाइए, इसको टेस्ट किए, तो आपको पता है कि ये डब्ल्यू कितना आएगा, 10% आएगा। पहले आप पानी मिलाए अंदाज में, मान लीजिए कि आप जब टेस्ट किए तो आपका निकल के आया डब्ल्यू 10% है। फिर आप इस फॉर्मूला में रखे, फिर गामा डी निकाले, तो अब आपको गामा कितना आ गया, 12 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। आप बोले ठीक है। फिर आप क्या किए, और पानी मिला दिए, फिर और पानी मिलाए, फिर कॉम्पैक्ट किए, फिर उठाए इसको टेस्ट किए, फिर आप डब्ल्यू आपको पता चला कि 15% आ गया, पानी हवा 15% मिला है। फिर आपको गामा आ गया 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। फिर आप क्या किए, सेम प्रोसेस अपनाए, फिर आप पानी और मिला दिए, आप 20% मिलाए तो गामा आपको कितना आ गया, 14 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो अब आपका दिमाग खटका कि 15% पे मेरा 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब था। आप क्या किए, बीच में एक और टेस्ट किए, छोटा सा डाले, आप 17% पानी मिलाए, 17% मिलाए तो देखिए 14.8 हुआ है। तो अब आपको समझ में आ गया कि 15 पे 15 मिला था, 17 पे 14.8 मिल रहा है। इसका मतलब है कि 15-16 के आसपास, 15% 16% के आसपास में ही आपका यूनिट वेट आपको मैक्सिमम आ रहा है। यही चीज़ है आपका स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में। अब इसमें जो आपको जानना है वो यही जानना है कि इसका स्टैंडर्ड ये हाइट कितना है, आपका ये वेट कितना है, कितने हाइट के ये लेयर्स होते हैं, और कितना इसका आपको नंबर ऑफ ब्लोज पड़ता है। तो ये तो 25 ब्लोज पर लेयर पड़ता है। इससे फिर आपका कैसे कैसे आगे सारी चीज़ें आती है, वो वाली चीज़ें हम लोग आज डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो अब अगर हम जब आपको टेस्ट बताना शुरू करेंगे ना तो वो फिर अभी से लेंदी होता चला जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि अभी हम लोग पहले ही स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट बताते बताते ही आपको बहुत सारी चीज़ें बता दिए हैं, तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा किल हो गया है। अब जो हम आपको चीज़ समझाए आप वही देखिए, गामा डी निकालने का फॉर्मूला क्या है, जी गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई 1+E। अब आप एक चीज़ दूसरा कहानी समझिए, आप क्या कर रहे हैं, कॉम्पैक्शन कर रहे हैं, इतना कॉम्पैक्शन कर रहे हैं कि वॉइड आपका खत्म हो जाए। जब आप ई को 0 कर देंगे तो आपको गामा डी क्या आ जाएगा, गामा डी आपको मैक्सिमम आ जाएगा, क्योंकि ये आपको 1 का वैल्यू रहेगा तो जी गामा डब्ल्यू आएगा। आप ई को अगर 0.001 भी रखेंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 1.001 आ जाएगा। तो जब ये 1.001 से डिवाइड करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगा वो जी गामा डब्ल्यू से कम ही आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 1 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि जब वॉइड आप 0 कर देंगे उस समय जो गामा डी आपको मिलेगा वो सबसे ज़्यादा मिलेगा, इससे ज़्यादा गामा डी और मिल ही नहीं सकता है। इसको हम लोग बोलेंगे गामा डी थ्योरेटिकल, ये एक्चुअल नहीं है। क्यों, क्योंकि किसी भी सॉइल में वॉइड को 0 कर देना इम्पॉसिबल है।
आप मिनिमम कर सकते हैं। आप जब वॉइड रेशियो के बारे में पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे कि ई इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो है, कभी भी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो नहीं लिखा हुआ था। वो इसी वजह से, क्योंकि वॉइड को बिल्कुल ज़ीरो कर देना इम्पॉसिबल है। लेकिन आप फॉर्मूले में अगर बात करें कि अगर हम ई को ज़ीरो कर देते हैं तो उससे हमको क्या फ़ायदा मिलेगा, तो ई को ज़ीरो कर देने से आपको यही फ़ायदा मिलेगा कि आपका गामा जो होगा वो सबसे ज़्यादा वाला निकल के आएगा। वो जो सबसे ज़्यादा वाला निकल करके आएगा उसको हम लोग बोलेंगे थ्योरेटिकल गामा डी, कि अगर थ्योरी के हिसाब से बात करें तो ये होता है, और एक्चुअल में हम उसको कभी निकाल नहीं सकते, कभी हम उसको अचीव नहीं कर सकते। तो आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि थियोरेटिकल ड्राई डेंसिटी या ड्राई यूनिट वेट और एक्चुअल ड्राई यूनिट वेट में क्या फ़र्क है। स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में अब ऐसे नहीं पूछा जाएगा आपके सेमेस्टर में, लेकिन इंटरव्यूज़ वगैरह में, वाइवा में आपको पूछा जा सकता है कि थियोरेटिकल ड्राई डेंसिटी क्या होता है। अब इसका मतलब है कि वो कॉम्पैक्शन वाले चैप्टर में आया और आपसे जानना चाह रहा है कि थ्योरेटिकल ड्राई डेंसिटी के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये फॉर्मूला एक्सप्लेन कीजिए, बताइए कि अगर वॉइड को हम लोग बिल्कुल ज़ीरो कर दें तो जो डेंसिटी निकल के आएगा वो मैक्सिमम निकल के आएगा, जो कि अचीव करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, अब ये जो डायग्राम है ये सारा क्या दिखा रहा है, ये वही चीज़ दिखा रहा है कि हम हैमर से कॉम्पैक्शन कर रहे हैं, 3 लेयर बनाए, कुछ पानी मिलाए, उसके हिसाब से कुछ गामा D1 निकला, फिर पानी मिलाए, फिर गामा D2 निकला, फिर पानी मिलाए, गामा D3 मिला, जो हम अभी आपको बताए थे, फिर पानी मिलाए, गामा D4, फिर पानी मिलाए, गामा D5। आप क्या किए, सबको प्लॉट यहाँ किए। तो प्लॉट किए तो आप देखिए कि 1 में जब आप ये 1 वाले में जब पानी मिलाए इसके हिसाब से एक गामा आया, 2 में जो पानी मिला है उसके हिसाब से एक गामा आया, 3 में जो पानी मिला है उसके हिसाब से एक गामा आया, 4 में एक पानी मिला है तो आप देखिए गामा कम हो गया। तो आपको समझ में आ गया 3 और 4 के बीच में पीक है। फिर आप क्या किए, बीच में कोई और एक छोटा सा टेस्ट किए, जैसे मान लीजिए अभी हम आपको बताए थे कि 17 पे किए तो 14.8 आया, 16 पे करते तो 15.1 मिलता। इसका मतलब है कि ये वाले जगह पे जो पानी का कंटेंट हम रखे W = 16.1%, या इसको अगर डेसिमल में लिखे तो 0.161 जो आया, इस पे हम लोगों का गामा डी जो हो गया वो मैक्सिमम गामा डी आ गया। इसी कर्व को हम लोग कहते हैं कॉम्पैक्शन कर्व। ये जो कर्व आप देख रहे हैं ये कर्व है आपका कॉम्पैक्शन कर्व। अब ये कैसे आया, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट से आया। ठीक है, प्रोसीजर आज नहीं डिस्कस करेंगे, अगले वाले क्लास में स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो प्रोसीजर बताएंगे कि पहले क्या करेंगे, मोल्ड में क्या मिलाएंगे, कितना पानी डालेंगे, वो सब स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। अब जो हम आपको अभी एक थ्योरेटिकल गामा डी का कहानी समझाए, वो थ्योरेटिकल गामा डी क्या है कि आपका वॉइड आप कर दिए ज़ीरो, उस पर जो गामा डी मिला वो मिला आपको मैक्सिमम, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका लाइन बनता है वो कहलाता है ज़ीरो एयर वॉइड कर्व। एक ये बना आपका कॉम्पैक्शन कर्व, ये ब्लू वाला लाइन आपका एक कर्व है कॉम्पैक्शन कर्व, ये आपको यहाँ लिखा हुआ है, और उसके बाद आप देखेंगे कि एक और कर्व बना हुआ है जो है ज़ीरो एयर वॉइड कर्व। अगर आप वॉइड को ज़ीरो करते तो गामा डी क्या होता, लेकिन आप क्योंकि ज़ीरो कर नहीं सकते हैं तो एक्चुअल केस में डायग्राम जो है वो ऐसा कर्व वाला ही बनता है। अब इसी को देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि थोड़ा सा अगर हम पानी और मिला देते तो आपका क्या हो जाता कि आपका ये मैक्सिमम वाला वैल्यू पहुंच जाता, ज़ीरो एयर वॉइड वाले लाइन पे आ जाता, लेकिन आप इसलिए नहीं मिला सकते कि थोड़ा सा गैप जो वॉइड है वो थोड़ा सा आपका रहेगा ही। डिग्री ऑफ सैचुरेशन कभी भी 100% लाया नहीं जा सकता है, बोला जा सकता है लेकिन लाया नहीं जा सकता है इसको कॉम्पैक्शन करके। आप ऐसे एक छोटा सा कंटेनर लेके उसमें पानी मिलाइए और 100% मिला दीजिए, वो अलग बात है, लेकिन आप रोड पे रोड रोलर चला चला करके एस को 100% और ई को ज़ीरो नहीं ला सकते हैं। यही चीज़ है ये ज़ीरो एयर वॉइड लाइन और ये एक्चुअल। आप कह सकते हैं कि ये थ्योरेटिकल वाला लाइन है और ये आपका क्या है, एक्चुअल वाला लाइन है। ठीक है, तो ये जो हम आपको सारा चीज़ बताए, ये सारा चीज़ आपको हम स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट को समझा दिए। एक तरह से आप कहिए कि हम आपको कॉम्पैक्शन को समझा दिए कि आपका क्या होता है कॉम्पैक्शन, कैसे हम लोग टेस्ट करते हैं। अब आपको मेरे हिसाब से अभी क्लियर हो गया है कि स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट में क्या होने वाला है। अब आप अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे कि इसको एग्ज़ाम में सेमेस्टर में किस तरीके से लिखते हैं, वो हम लोग अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे। आपका ये नोट्स जो है ये टेस्ट तैयार हो रहा है, सारी चीज़ें अभी हम इसमें टाइप कर रहे हैं, एक एक करके इसको तैयार करते चलेंगे। नेक्स्ट वाला क्लास जो आपका कल होगा उसमें आपका SPT टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, मेरा टाइपिंग वगैरह, फिर हम आपको उसका क्लास लेकर के सारी चीज़ें वहाँ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझा देंगे। ये जितना भी हम आपको जिस पॉइंट ऑफ व्यू से समझाए, ये सारा क्या है, ये सारा आपको एक तरह से आप कहिए कि आपका वो है कॉन्सेप्ट था जो हम आपको अभी तक बता रहे थे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज जब हम आपको ये कॉम्पैक्शन टेस्ट बताए आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।